दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वाइड एग्रीमेंट्स एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स चैप्टर 2। वाइड एग्रीमेंट्स एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले हम वाइड एग्रीमेंट देखते हैं। वो कौन से एग्रीमेंट है जो वाइड होंगे। वाइड एग्रीमेंट्स को सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 और 11 ने हमें बताया है कि काम वो कौन से लोग हैं जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अच्छा, जो लोग कॉम्पिटेंट है तो उनके साथ एग्रीमेंट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर इनकॉम्पिटेंट के साथ एग्रीमेंट होगा तो वो एग्रीमेंट वाइड कहलाएगा। अच्छा, एग्रीमेंट जो है ना, एग्रीमेंट वाइड होती है, वाइड एग्रीमेंट्स। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, कभी वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आइए जरा देखते हैं। अच्छा, अभी ये हम लिखेंगे इनकॉम्पिटेंसी। इनकॉम्पिटेंसी जो एग्रीमेंट माइनर्स के साथ होगी, माइनर्स के साथ, अनसाउंड माइंड के साथ, अनसाउंड माइंड पर्सन्स के साथ होगी, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, बाय एनी लॉ। जो भी एग्रीमेंट माइनर्स के साथ होगी, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ होगी, या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ लोगों के साथ होगी, तो वो एग्रीमेंट जो है ना, वो एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो मानी जाएगी। यानी वो वाइड एग्रीमेंट होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचेगी, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी इंतहाई जरूरी है। पहली हो गई कॉम्पिटेंसी। कौन कौन कॉम्पिटेंट है, वो सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 ने हमें बताया है कि साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ होना चाहिए। जिनमें ये क्वालिटीज है, उनके साथ जो एग्रीमेंट किए जाएंगे वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। अगर माइनर्स के साथ एग्रीमेंट किए जाएंगे, या अनसाउंड माइंड के साथ एग्रीमेंट किए जाएंगे, या डिस्क्वालिफाइड लॉ जो लोग हैं उनके साथ एग्रीमेंट किए जाएंगे, तो वो एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो करा दिए जाएंगे, तस्वर होंगे वाइड एब इनिशियो। अच्छा, इसके बाद जो आता है कॉम्पिटेंसी के बाद इनकॉम्पिटेंसी, ये इनकॉम्पिटेंट है। उसके बाद आता है लॉफुल, लॉफुल कंसीडरेशन, कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि कंसीडरेशन भी लॉफुल हो और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो। अनलॉफुल कंसीडरेशन होगी, जैसे कि एक प्लॉट ले लिया और बदले में कोई मनशियात दे दी, तो ये अनलॉफुल कंसीडरेशन हो गई। तो लॉफुल कंसीडरेशन होगी तो फ्री कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अनलेस। अच्छा, ये जो चीजें होगी, इनके साथ ये अनलॉफुल कंसीडरेशन माना जाएगा। कौन सी? इट इज forbidden by any law, it would defeat any provision
provision of law. It is fraudulently it involves an injury to the person or property. The code regards it as immoral or against the public policy. अच्छा, जिनमें ये चीजें होगी वो अनलॉफुल कंसीडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। जो फॉरबिडन बाय लॉ होगा या उसका कोई भी पार्ट है एग्रीमेंट का, वो किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करेगा, या वो फ्रॉडुलेंटली क्रिएट होगा, या वो किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जिससे किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी को या नुकसान पहुंचे, या आदमी को खुद नुकसान पहुंचे जानी वाली, या ऐसी चीजें जिनमें कोर्ट डिक्लेयर जो चीजें कोर्ट ने डिक्लेयर की हो कि ये गैर अखलाकी है और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। अभी गैर अखलाकी चीजें क्या होती है? कंसिडरेशन, जैसे अनलॉफुल कंसिडरेशन की हम बातें कर रहे हैं। गैर अखलाकी चीजें वो है कि जैसे एक आदमी किसी से कोई चीज ले रहा है और बदले में कोई गैर अखलाकी चीज ऑफर कर रहा है। मिसाल के, एक आदमी है किसी से कोई प्रॉपर्टी ले रहा है और बदले में वो बोल रहा है कि मैं जो है ये फलानी मेरी जो है अपनी रिश्तेदार, वो तुम्हें दूंगा, 1 साल तुम्हारे साथ गुजारेगी। तो ये गैर अखलाकी है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होती है, तो ये भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, essential to एग्रीमेंट, यानी ऐसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो एग्रीमेंट के लिए जरूरी है। यानी कोई बंदा एग्रीमेंट कर रहा है, उसमें गाड़ी लिखी हुई है, जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो बंदा कहे कि यार मैंने तो जो है कार नहीं बेची थी, मैंने तो मोटरसाइकिल बेची थी। तो कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए फैक्ट की, वो चीजें वाजे हो। और दूसरे नंबर पे है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मैंने बताया था, कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। अगर समथिंग इन रिटर्न नहीं है तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। एग्रीमेंट रेस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना कि भाई शादी नहीं करो, ऐसी एग्रीमेंट भी जो है वाइड एब इनिशियो मानी जाएगी, वो वाइड मानी जाएगी। एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट फ्रॉम ट्रेड,
किसी को कारोबार करने से रोकना भी वो एग्रीमेंट गैर कानूनी मानी जाएगी। एग्रीमेंट इन एब्सोल्यूट restraint from legal proceeding यानी वो एग्रीमेंट्स जिनमें लीगल प्रोसीडिंग से रोका जाए वो भी एग्रीमेंट वाइड बन जाएगी। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर्ची पर लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट पर्पस। अभी ये जो लिखा होता है उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 28 ने हमें वाज़ेह कर दिया कि कोई भी आदमी आपको लीगल प्रोसीडिंग से रोक नहीं सकता। तो इसीलिए डॉक्टर की चिट पर पर्ची पर जो लिखा हुआ है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट पर्पस, इसकी कोई अहमियत नहीं है। एग्रीमेंट which is uncertain, गैर यकीन, अनसर्टेन हो, गैर यकीनी। इस पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। ये कॉन्टीजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर मबनी होते हैं। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। अच्छा, ये वेजर जुआ का ही किस्म है, छक्का वगैरह। शरत लगाना कि भाई अगर ये हो गया तो मैं ये दूंगा, शरत लगाने वाला ये भी वाइड एक इशू है। एग्रीमेंट contingent on impossible event, ऐसी एग्रीमेंट जिसमें ऐसी इवेंट का जिक्र हो जो इम्पॉसिबल यानी वो मुमकिन नहीं हो, तो ये भी एग्रीमेंट्स जो होते हैं ये भी एग्रीमेंट्स वाइड होते हैं। एग्रीमेंट टू डू an act which is impossible, आखिरी वाले जो दो है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आप सेक्शन लिख ले, ये है सेक्शन 20, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072, ये उसका सेक्शन 20 है। ये सेक्शन 26 है, सेक्शन 26, ये 27, सेक्शन 27, ये सेक्शन 28, ये सेक्शन 29, सेक्शन 29, ये सेक्शन 30, ये 36, सेक्शन 36, और ये है सेक्शन 56। ये सारे सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं। जैसा कि मैंने अभी समझाया कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, वो कौन से एग्रीमेंट है जो वाइड होते हैं। जैसा कि पहले बताया कि इनकॉम्पिटेंसी, वैसे ये इनकॉम्पिटेंट ही है, इसीलिए मैंने इनकॉम्पिटेंसी लिखा है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है। माइनर के साथ एग्रीमेंट वाइड है, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ वाइड है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ उसके साथ जो है एग्रीमेंट वो भी वाइड है।
एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? वैलिड एग्रीमेंट में होना चाहिए लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन। अभी लॉफुल कंसीडरेशन के क्या वो कंसीडरेशन है जो लॉफुल नहीं है? ऐसी कंसीडरेशन या ऐसा ऑब्जेक्ट जो फॉरबिडन बाय एनी लॉ हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, और ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी कंसीडरेशन जो फ्रॉडुलेंटली हो, ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी कंसीडरेशन जो किसी शख्स को जानी या माली या उसकी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाए, ऐसी कंसीडरेशन या ऐसा ऑब्जेक्ट जो गैर अखलाकी हो और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। इसमें हमें आगे सेक्शन 20 ने बताया कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एग्रीमेंट, यानी ऐसा फैक्ट जो एग्रीमेंट के लिए जरूरी है लेकिन उसमें मिस्टेक की गई। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी एग्रीमेंट में अगर कंसीडरेशन नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सेक्शन 26 ने हमें बताया एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट फ्रॉम मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना, ये तो इम्पॉसिबल बात है। सेक्शन 27 ने बताया एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट फ्रॉम ट्रेड, किसी को व्यापार करने से रोकना। वो ट्रेडमार्क और वो अलग चीज है कि किसी का ट्रेडमार्क है तो दूसरा वो नहीं खोल सकता, दूसरा कोई फ्रेंचाइज, वो फ्रेंचाइज वाला इशू अलग है। ये ट्रेड आम है, जैसे एक दुकान है, दूसरा आदमी दुकान खोलना चाहता है, आम दुकान, तो वो उसको रोका जाए कि भाई आम दुकान आप नहीं। सेक्शन 28 ने हमें बताया कि एग्रीमेंट इन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग, कि कोई भी जो है लीगल प्रोसीडिंग से किसी को नहीं रोक सकता। जैसे डॉक्टर का मिसाल दिया कि डॉक्टर की पर्ची पे लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट पर्पस, इसकी कोई अहमियत नहीं। एग्रीमेंट व्हिच इज अनसर्टेन, जो गैर यकीनी है, गैर यकीनी है, ऐसी एग्रीमेंट जो गैर यकीनी है। सेक्शन 30 हमें क्या बताया? एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, जुआ छक्का वगैरह जो है लगाते हैं उस पर एक सेक्शन 36 ने हमें बताया एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट जो फ्यूचर में इम्पॉसिबल हो। 56 ने हमें क्या बताया? एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट व्हिच इज इम्पॉसिबल, यानी ऐसा कोई एक्ट जो इम्पॉसिबल हो। अच्छा, एक चीज आप ये नोट कर ले, वाइड एब इनिशियो। वाइड एब इनिशियो आपने सुना होगा कि वाइड एब इनिशियो किसे बोलते हैं? इसकी मीनिंग है वाइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, यानी शुरू से ही जो है ना, ये वाइड है, इलीगल है। ये जो भी बताए एग्रीमेंट के अकसाम या ये जो भी चीजें एग्रीमेंट है, अगर ये होगी तो वो एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो कहलाएगी। वाइड एग्रीमेंट्स तो हमने देख लिया, अभी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। बायोडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो बायोडेबल होगी? इसमें 5 चीजें। नंबर पहले है फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट होना लाजमी। फ्री कंसेंट में फिर फ्री कंसेंट में हमें 5 जो है प्रोविजन दिखाई देते हैं। वो है कोरेशन, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है फ्रॉड, चौथा है मिसरिप्रेजेंटेशन, और 5वां है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड
मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ। फ्री कंसेंट वायोलेबल एग्रीमेंट्स के लिए फ्री कंसेंट जरूरी है। फ्री कंसेंट में क्या है, कोरेशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ है। अच्छा, ये जो वायोलेबल होती है ना, ये अदर पार्ट होती है। अगर जिसके साथ कोरेशन हुआ है, अगर वो कहता है कि भाई मेरे से सख्ती करके जबरदस्ती सिग्नेचर लिया गया है, तो वो सुना जाएगा। नहीं तो अगर वो खुश है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी वो चैलेंज करेगा जिस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। उसके अलावा फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये जो है ना, ये अदर पार्ट है। यानी जिसके साथ ये हुई है चीजें, वो ही जो है चैलेंज कर सकता है। बाकी कानून खुद से ये चीजें नहीं उठाएगा, इसीलिए वायोलेबल है ऑन द ऑप्शन ऑफ एन अदर, ऑन द ऑप्शन ऑफ एन अदर। अच्छा, इसका सेक्शन जो है कोरेशन, ये सेक्शन 15 है, 15। ये सेक्शन 16 से 19 ए तक। ये सेक्शन 17 है, ये सेक्शन 18 है, ये सेक्शन 20 से लेकर 20 से 22 तक है। अभी आपको समझ आ गई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वाइडेबल होते हैं, वाइड नहीं होते। वाइड जो है वो एग्रीमेंट होती है। एग्रीमेंट जब वाइड होगी तो वाइड एब इनिशियो करार दी जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, इसमें है कंसेंसस, कंसेंसस एड एडम। ये लीगल मैक्सिम है, कंसेंसस एड एडम, जिसकी मीनिंग है both the parties must agree upon same thing in same sense। यानी जो दोनों पार्टी हो ना, दोनों पार्टीज हो, वो एक जैसा सोचे। ये नहीं कि एक सोच रहा है कि यार मैं जो है वो रेड कलर वाली गाड़ी बेच रहा हूँ और खरीदार सोच रहा है कि यार मैं तो वाइट कलर वाली गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो ये भी वाइडेबल हो जाएगा।